इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे अन्य अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अपील पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। कहा है पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते हमें ईंधन बचाने की आवश्यकता। पीएम मोदी की अपील पर खड़ी उतरेगी देश की जनता। देश में बढ़ी पेट्रोल की कीमतों और राजनीतिक बयानों पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का पलटवार। कहा तेलंगाना में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी गलत प्रचार करने का लगाया आरोप। मुर्शिदाबाद में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर बयानबाजी तेज। एजीयूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने कहा कुछ गलत करने पर ही दर्ज की जाती है एफआईआर, जांच के दौरान सच्चाई आएगी सामने। झारखंड के हजारीबाग में जांच शिविर का किया गया आयोजन। महिलाओं और बच्चों ने पहुंचकर करवाई स्वास्थ्य की मुफ्त जांच। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दवाइयां भी करवाई गई उपलब्ध। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के ईंधन बचाए जाने वाली अपील पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता है। जिस प्रकार से पश्चिम एशिया का संकट चला है, जिसके कारण हमारे देश में भी एक प्रभाव पड़ा है। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर जो इस समय कठिनाई आई है, उसके कारण कीमतें बढ़ गई है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है कि जब इस प्रकार की अपील की जाती है तो जनता उस पर खरा उतरती है। जिस प्रकार से ये जो पश्चिम एशिया का संकट चला है और यूएसए और ईरान के बीच में जिस प्रकार की तनातनी चली है, जिसमें अपने देश के ऊपर भी एक प्रभाव पड़ा है, खास करके जो ईंधन है और जो गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इनकी इंपोर्ट पर जो इस समय कठिनाई आई है, तो उसमें से कीमतें बढ़ गई हैं और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, बड़ा स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार की अपील की जाती है तो जनता उसके ऊपर खरी उतरती है। हमको ध्यान में होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार आह्वान किया था कि देश में जब संकट यानी अन्न का संकट आया था तो एक समय का भोजन छोड़ने वाले लाखों लोग हो गए थे। उसी प्रकार का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने आज किया है और बहुत इसका प्रभाव है। पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके भी लोगों ने अब इसके ऊपर चलना शुरू किया है और मैं समझता हूँ इसका जो अच्छा परिणाम है वो सामने आएगा। देखिए, कोई काम अगर वर्क फ्रॉम होम से नहीं किया जा सकता, उसके लिए जाना ही पड़ेगा। बहुत से समाज में भी ऐसे काम हैं जो ऑन साइट करने जरूरी हैं, तो ऑन साइट ही जाकर के करेंगे। जो काम वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है केवल उसी के लिए आह्वान किया है। अब आज मैं यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में आया हूँ, ये काम वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता। तो वर्क फ्रॉम होम में करने वाले जो नियमित काम, दैनिक काम हैं जो किए जा सकते, वो करने चाहिए। ऐसा कोई अनिवार्यता, कोई बंधन की ऐसा नहीं है, लेकिन उसको प्रयत्न करना चाहिए। हमने कोविड के समय करके देख लिया है कि कोविड के समय बहुत काम वर्क फ्रॉम होम में ही यानी करने का एक स्वभाव भी बना। हमने उसको उपयोग किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, यानी वर्चुअल बैठकें भी हमने की। तो वर्किंग इस प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। आज ये आवश्यकता है तेल बचाने की, गाड़ियां कम करने की। अगर ये आवश्यकता नहीं रहेगी तो फिर जा सकते हैं कहीं भी। उनका अपना। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पेट्रोल की कीमतों और राजनीतिक बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा पेट्रोल कीमतों को लेकर दिए गए बयान गलत है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में पूरे देश में सबसे अधिक पेट्रोल की कीमत तेलंगाना में है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गलत प्रचार किया जा रहा है और ये केवल भारत सरकार का मुद्दा नहीं है। नहीं सर, देश भर का इशू, कॉमन मैन का इशू है सर, देश भर का इशू है। तो बोल दिया आपने कहा हमारा स्टेट गवर्नमेंट काफी ज्यादा। मैं मुख्यमंत्री से बताना चाहता हूं, वो बोले पेट्रोल रेट्स बढ़ाना बहुत गलत है। रेवंत रेड्डी जी
जब 3 महीने पहले सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्रोल का रेट कम किया है, खुद वॉलंटरीली आके स्टेट गवर्नमेंट से कम किया। सिर्फ देश में एक भी स्टेट है तेलंगाना, आप 1 रुपए भी कम नहीं किया। आज सबसे ज्यादा पेट्रोल का रेट आज तेलंगाना में है, हैदराबाद में है। 36% वैट तेलंगाना सरकार वसूल करते हैं। केंद्र सरकार 6 to 7 सेंट्रल एक्साइज टैक्स डालते हैं हर लीटर पर। तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर। क्यों आप लोग अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते? हम किए ना। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में, आप क्यों नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं। राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है। सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं। लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, 40 देशों से। कैश एंड कैरी पहला पैसा देके पेट्रोल, डीजल, गैस लाते हैं, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, शॉर्टेज नहीं रहना चाहिए, सबको ठीक तरीके से सप्लाई रखना चाहिए, हर पेट्रोल पंप में पेट्रोल, डीजल अवेलेबल होना चाहिए। यह मोदी सरकार काम कर रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में पेट्रोलियम रेट्स बढ़ाया, 40% बढ़ाया कुछ कंट्रीज। बहुत दिन के बाद आज भी स्थिति ठीक नहीं है। हम समझ रहे कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा। ये जो भी रेट बढ़ाते हैं, ये तो जो पैसे फॉरेन एक्सचेंज विदेश में जाके पेट्रोल प्रोडक्ट्स लाते हैं, वो केंद्र सरकार का, कोई भारतीय जनता पार्टी का पैसे नहीं है, आम जनता का पैसा है, गरीब का पैसा है। जो टैक्स के ऊपर पे करते हैं वही पैसा ले जाकर विदेश में खर्च करके पेट्रोल वापस भारत को लाके लोगों को सप्लाई करते हैं। कोई बीच में कोई इसमें कमीशन लेने वाले, कोई भ्रष्टाचार नहीं होते। कांग्रेस के जमाने के जैसा पूरे हर स्कैम पे, हर विषय पर भ्रष्टाचार करके देश को लूटने वाला सरकार हमारा नहीं है। 1-1 रुपए का जिम्मेदारी है मोदी सरकार। जनता के हित के लिए काम करने वाला सरकार है मोदी सरकार। इसलिए गलत प्रचार भंग करो। केंद्र सरकार जो भी करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। दुनिया में जो रेट्स बढ़ा है वो रेट्स और आगे दिनते तो फिर लोगों में, देश में अलग अलग स्कीम्स बंद करना पड़ता है। इसलिए जो भी काम करते हैं वो ठीक तरीके सोच समझ के करते हैं, जनता को समझाने के लिए प्रयास करते हैं। नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद में आकर पब्लिक मीटिंग में सारी देश को संबोधित करते हुए जनता का सहयोग मांगा है, जनता का सपोर्ट मांगा है, वास्तविकता लोगों के बीच में ले जाने के लिए प्रयास की। ये देश का नेता का काम है, वो काम कर रहे नरेंद्र मोदी सरकार। आप लोग गैर जिम्मेदारी के साथ देश को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग। ये बोल बिल्कुल गलत है। देश का जनता ऐसे लोगों को कभी समर्थन नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि एजेयूपी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुर्शिदाबाद में आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कहा कि यदि एफआईआर दर्ज हुई है तो संभव है कि किसी न किसी तरह का गलत काम या धमकी जैसी स्थिति सामने आई हो, जिसकी जांच अधिकारी करेंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी अभिषेक बनर्जी को एफआईआर का, अभिषेक बनर्जी के एफआईआर दर्ज क्या है? अभिषेक बनर्जी के कोई गलत काम पे जुड़ा होगी, किसी को धमकी देगी, किसी को उल्टा पल्टा, कोई स्वराष्ट्र मंत्री है भारत का, उसको खिलाफ जो मुद्दा उठाया, जो चौथा में बेला 12 बज जाएगा तो वो सबको देख लेंगे, तो हुमकी है, वो तो थ्रेड है। तो उनको खिलाफ एफआईआर हुआ। जो आयो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो लॉ को मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो होना होगा। अभी वो ईद उल के जो गाय और भैंस उसको कुर्बानी करने के लिए मना किया गया है, इस बारे में आप देखिए, मना किया गया, वो जियो एक निकाल लिया, लेकिन कुर्बानी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज़ सब कुछ लिए होना चाहिए, लेकिन एक विश्व का मुसलमान का इतना बड़ा जो उत्सव है, त्याग है, कुर्बानी है, ये किसी को मना करने का हक नहीं है। और मुसलमान
को जो है ये कुर्बानी करेगा। जो बुलडोजर का जो नीति प्रयोग हो रहा है इस बारे में आपको क्या कहें? कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन बना के रखेगी तो उनको खिलाफ बुलडोजर दे के तोड़ेगी, क्यों देख के तो कुछ नहीं है। बाबरी मस्जिद का काम तो जोरदार हो रहा है अभी। दिल्ली में स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने सीबीएसई 12वीं के नतीजों और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि इस बार पास प्रतिशत में पिछले साल की तुलना में 3% की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग कोई नई व्यवस्था नहीं है और इसे पहले भी सीबीएसई द्वारा लागू किया जा चुका है। सचिव ने स्पष्ट किया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग कोई नई प्रणाली नहीं है। सीबीएसई ने इसे पहले 2014 में लागू किया था। हालांकि उस समय तकनीकी सीमाओं के कारण इसे पूरी तरह जारी नहीं रखा जा सका। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इस प्रणाली को फिर से सफलतापूर्वक लागू किया गया और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। तो जैसा आपको ज्ञात है कि अभी 12वीं के जो रिजल्ट्स सीबीएसई के द्वारा घोषित किए गए हैं, इसमें ओएसएम के माध्यम से इस बार मार्किंग की गई है और उसके पश्चात जो कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि बच्चों को ये लग रहा है कि कुछ पास परसेंटेज घट गया है और वो 3% पास परसेंटेज घटा है पिछले वर्ष के तुलना में 88% से 85% पर आया है। कुछ एक बच्चों को ऐसा भी लग रहा है कि उनको ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे और उनको कम नंबर आए हैं। तो इस पे भी जो भ्रांति है और जो क्लैरिफिकेशन है वो हम आपके समक्ष देना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है ये कोई नई बात नहीं है और ये पहली बार भी नहीं की गई है। सीबीएसई ने वर्ष 2014 में ओएसएम की लिए शुरुआत किया था और उस समय जो हमारी तकनीकी दृष्टिकोण से जो हमारा सेटअप था उसमें ये महसूस किया गया कि तत्काल इसे कंटिन्यू कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने इस वर्ष री इंट्रोड्यूस किया है। ओएसएम विश्व में या देखें या राष्ट्र के स्तर पे भी देखें तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है। इसको मुंबई यूनिवर्सिटी करती है, विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी करती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा भी ऑन स्क्रीन मार्किंग की जाती है। यदि देखा जाए स्कूल बोर्ड्स में तो आईबी के द्वारा किया जाता है, कैम्ब्रिज के द्वारा किया जाता है और ये एक नॉर्म है जो विदेशों में भी बन गया है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली तरीके से हम लोग कर पाने की लिए हम सक्षम हो पाते हैं। झारखंड के हजारीबाग में आरोग्यम कुणाल महिला एवं शिशु अस्पताल की ओर से निःशुल्क स्त्री रोग एवं बाल रोग स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने पहुंचकर मुफ्त स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श और निःशुल्क दवाइयों का लाभ लिया। आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। शहर के खिरगांव स्थित मोमिन उर्दू गर्ल्स स्कूल परिसर में आरोग्यम कुणाल महिला एवं शिशु अस्पताल की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर के आयोजन में वार्ड संख्या 32 के पार्षद एमडी मुस्तकीम उर्फ मांदुल का विशेष सहयोग रहा। इस स्वास्थ्य शिविर में 250 से अधिक महिलाओं और बच्चों ने पहुंचकर निःशुल्क जांच और चिकित्सकीय परामर्श का लाभ लिया। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। शिविर के दौरान नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश चंद ने बच्चों की स्वास्थ्य जांच की और अभिभावकों को सही पोषण समय पर टीकाकरण, साफ सफाई और मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। आज आरोग्यम कुणाल की तरफ से जो है यहाँ कैंप लगाया गया है, इसमें हम लोगों का सहयोग है मोमिन गर्ल्स स्कूल में वार्ड 32 में और यहाँ पर लगभग 250 और तुम्हारे बच्चों का प्रोग्राम है कि यहाँ लोगों का दवा भी फ्री मिल रहा है, चेकअप भी फ्री हो रहा है। सब लोग खुश होकर जा रहे हैं, दवा लेके जा रहे हैं। जो अस्पताल अपना काम कर रही है, इसके पहले भी हम लोग शिविर लगा चुके हैं एनजी मेमोरियल स्कूल में और समा लाइब्रेरी में। ये समा लाइब्रेरी के नेप सेक्रेटरी में और शिविर लग चुका है। यहाँ आरोग्यम का कैंप लगने से यहाँ के लोगों को बहुत जो राहत मिला है, गरीबों को दवा मिल रहा है, सब खुश होकर जा रहे हैं यहाँ से दवा लेकर।
मोहम्मद मुस्तकीम, वार्ड प्रखंड, वार्ड नंबर 32। गोंडा के पुलिस लाइन स्थित उद्देश्य हॉल में गोरखपुर जोन की 91वीं अंतर जनपदीय खेल प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। इस 3 दिवसीय आयोजन में 10 जनपदों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने विभिन्न मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी अमित पाठक रहे, जिन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गोंडा में पुलिस लाइन स्थित उद्देश्य हॉल में गोरखपुर जोन की 91वीं अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता का समापन किया गया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 10 जनपदों के 234 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने जूडो, वुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलौट जैसे प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक देवी पाटन जोन अमित पाठक रहे, जिन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए भविष्य में और बेहतर खेल अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सर, आज 91वीं गोरखपुर जोन की खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। कैसा कार्यक्रम था, क्या कुछ? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। यहाँ बहुत सकारात्मक रूप से लगभग 250 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। पूरे गोरखपुर जोन की प्रतियोगिता थी, जिसमें 10 जनपदों से बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज माहौल में बहुत ही बढ़िया कंपटीशन हुआ और कई नए सितारे इसमें से उभर करके आए जो आने वाले दिनों में यूपी पुलिस के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कई इसमें ऐसे खिलाड़ी ऑलमोस्ट पहले से ही हैं जो नेशनल लेवल पर परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही सफलतापूर्वक आज आयोजित किए गए। इसमें 5 मुख्य प्रतियोगिताएँ थी, जिसमें जूडो, कराटे, पेंचक सिलाट, वुशु और ताइक्वांडो, ये 5 प्रतियोगिताएँ थी, जिसमें अलग अलग जनपदों की टीमों ने विजय हासिल। सर, क्या मैसेज देने का प्रयास है इस तरह की खेल पुलिस में? आप जानते हैं पिछले दिनों में बहुत सारे हमारे रिक्रूट्स भी भर्ती हुए हैं, पुलिस की वैकेंसीज हमारी भर दी गई हैं और अब पुलिस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। नए युवा खिलाड़ी आए हैं, जिसमें कई बहुत ही प्रतिभावान खेल के महारथी हैं। तो हम चाहते हैं उनकी प्रतिभा का विकास हो, ताकि वो पुलिस के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करके मेडल जीत सके। तो ये यूपी पुलिस ने खेल की परंपरा को हमेशा आगे बढ़ाया है और उसी के तहत आज ये आयोजन। क्या मैसेज देना चाहेंगे महकमे को? महकमे को ये देना है कि फिट रहें और लगातार फिटनेस, किसी भी यूनिफॉर्म पुलिस सर्विस हो या कोई और भी सर्विस हो, फिटनेस हमेशा एक उसका जरूरी अंग रहा है। तो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आप अपनी एक्सरसाइज का चयन करें और फिट रहें। अकोला शहर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। लगातार हो रही घटनाओं और चाकूबाजी की घटनाओं से शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को मौके से हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के अकोला शहर में 17 मई की सुबह करीब 8 बजे डाबकी रोड नाके के पास सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार मंदा दीपक दूध लेने के लिए जैन तेल केंद्र के पास गई हुई थी, तभी उसका पति दीपक वहां चाकू लेकर आ गया। आरोपी ने अपनी पत्नी पर अचानक चाकू से कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों ने तुरंत महिला को ऑटो से जिला सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डाबकी रोड पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की जांच जारी है। आज सकाळी 8 वाजताच्या सुमारास डाबकी रोड जैन तेल केंद्र या ठिकाणी सौ मंदा दीपक गुळदे ह्या दूध घेण्यासाठी आल्या असता त्यांचे पती दीपक दगडू गुळदे यांनी घरगुती कारणावरून त्यांच्यावर चाकूने वार करून त्यांना जीवे ठार मारले। या घटनेवरून पोलीस तात्काळ घटनास्थळी गेले। पोलिसांना लोकांनी डायल 112 वरून कॉल केल्यावरून पोलीस घटनास्थळी गेल्यामुळे आरोपी तात्काळ ताब्यात मिळाला। पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला आणले आहे। गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पोलीस स्टेशनला सुरू आहे। खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं,
ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।